गुड इवनिंग। आज उद्योगों से संबंधित अगली क्लास में है और इस क्लास में पहले से रिलेटेड टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। पहला टॉपिक भारत में उद्योगों का विकास, उससे संबंधित नीतियां पढ़ी गई थी जो 1948 से लेकर 2012 तक की नीतियां थी। वो 2012 की नीति 2013 में लागू हुई थी। इसी के साथ दूसरा टॉपिक निवेश के आधार पर उद्योगों के प्रकार। इसके बाद तीसरा टॉपिक महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। आज उसी से रिलेटेड समझने वाला पूरा टॉपिक है और हम ये समझते हैं कि समय समय पर भारत में उद्योगों के सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए। ये एक सामान्य सा टॉपिक है और ये प्रदर्शित करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में, उद्योगों की व्यवस्था में समय समय पर किस प्रकार के बदलाव किए गए। एकाधिकार प्रतिबंध व्यापार नियम, इसको बोलते हैं MRTP, मोनोपोली रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड पॉलिसी। ये व्यापार की पहली बार ऐसी नीतियां बनाई गई 1969 में जिनका उद्देश्य था एकाधिकार पर प्रतिबंध लगाना। एकाधिकार पर प्रतिबंध लगाना। सोचिए, यदि उद्योगों में जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और उन वस्तुओं के उत्पादन पर कुछ कारखाने, कुछ उद्योगपति, कुछ ब्रांड अपना एकाधिकार, मोनोपोली बना ले, तो उपभोक्ताओं को वस्तु उनकी कीमत पर प्राप्त होगी। उनकी कीमत का मतलब उद्योग या कारखाने के मालिक जो भी कीमतें निर्धारित करेंगे, और मोनोपोली होने के कारण उससे संबंधित कोई व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करेगा। इसीलिए भारत सरकार ने सबसे पहले 1969 में 1969 में यह नीति बनाई गई जिससे वस्तुओं का एकाधिकार ही स्थापित नहीं हो सके। यदि वस्तुओं का एकाधिकार नहीं होगा तो अन्य कारखाने भी उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और अन्य कारखानों के उत्पादन करने से वस्तुओं का उत्पादन अधिक होगा, उनकी गुणवत्ताएं अच्छी होंगी, मात्रा में वृद्धि होगी और कीमतें समय समय पर कम होती जाएंगी। लेकिन ये कानून 1969 में आया। इसके बाद भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई, राघवन समिति, और इस राघवन समिति ने यह एक रिपोर्ट तैयार की कि MRTP प्रासंगिक है या नहीं। इन्होंने सुझाव दिया कि MRTP कानून पर रोक लगा देनी चाहिए और समय की मांग है कि इसके स्थान पर एक प्रतिस्पर्धा आयोग बना देना चाहिए। लेकिन यह एक वैधानिक आयोग है, इसीलिए इसके लिए कानून लाना आवश्यक था। तो भारत सरकार इसके लिए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 एक क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 एक क्वेश्चन है जो आता है, याद रखना है, बनाया गया। लेकिन यह आयोग लागू नहीं हो पाया। इसके बाद 2006 में इस आयोग का गठन हुआ, लेकिन कार्य करते करते समय हो गया और 2009 में, यानी 2002 का अधिनियम और 2009 में यह आयोग पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। इस आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष AK गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता एक सीनियर IAS अधिकारी हैं। अब आप अंतर समझिए। 1969 में यह कानून इसके लिए था कि एकाधिकार पर रोक लगाई जा सके, लेकिन वर्तमान में कानून इसके लिए है कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया जाए। अब हमें LPG नीति के आधार पर आवश्यकता थी, इंटरनेशनल लेवल पर सुधार की आवश्यकता थी।
इसीलिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय या वैश्विक स्तर के उत्पाद भारत में बनाए जा सके, उनमें प्रतिस्पर्धा किया जा सके, और जो लोग प्रतिस्पर्धा का पालन नहीं करेंगे ऐसे उद्योगों पर, कारखानों पर यह आयोग रोक लगाएगा। सोचिए कितना प्रासंगिक है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बाद हमें एक ऐसे आयोग की आवश्यकता थी जो भारत की कंपनियों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर सके, जनरेट कर सके, और इसी के लिए प्रयास करता है राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग। समय समय पर सेमिनार करना, जागरूकता के कार्य करना, ऐसे बहुत से कार्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के हैं। समझ लीजिए उद्योगों में सुधार करने के लिए कितने बड़े बड़े आयोगों का गठन हुआ। प्रतिस्पर्धा आयोग के बाद ये दो प्रचलित, आप सभी लोग जानते होंगे, बिना पैसा, बिना विनिमय के कुछ भी नहीं होने वाला है। और उस विनिमय पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक ऐसे अधिनियम की आवश्यकता थी जो धन पर नियंत्रण भी रख सके और भारत में विश्व से पैसा भी आ सके, क्योंकि बिना निवेश के भारतीय उद्योग कार्य नहीं कर पाएंगे, वित्तीय अर्थव्यवस्था कार्य नहीं कर पाएगी। इसीलिए नियंत्रण भी आवश्यकता और धन भी आवश्यकता। इसी को संतुलित करने के लिए 1973 में एक अधिनियम लाया गया। इसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, विदेशी विनिमय नियामक एक्ट। इसके अंतर्गत यदि अवैध तरीके से भारत में कोई धन आता था, उस पर कानूनी कार्यवाही इस कानून के अंतर्गत होती थी, क्योंकि इसका उद्देश्य था विनिमय पर नियंत्रण स्थापित करना। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके कारण या विनिमय पर इतना नियंत्रण स्थापित हुआ कि विदेशी लोग भारत में निवेश नहीं करते थे। समय की मांग बढ़ रही थी। 1991 की औद्योगिक नीति एलपीजी की लागू हो चुकी थी। अब हमारी आवश्यकता अधिक से अधिक निवेश प्राप्त करने की थी। इसीलिए 1999 में इसके स्थान पर एक कानून आया। इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये 2002 में लागू हुआ। फेरा में विनिमय को नियंत्रित करने के लिए आपराधिक कानून के अंतर्गत कार्रवाई होती थी, जिसके कारण भारत में निवेश कम प्राप्त होने लगा। निवेश की अधिक आवश्यकता थी, विनिमय की अधिक आवश्यकता थी। इसीलिए इसमें इस स्तर पर सुधार किया गया और इसके स्थान पर वर्तमान में फेमा के नियम लागू हैं। और आप देखिए भारत में निवेश एफडीआई के द्वारा, एफआईआई के द्वारा, पोर्टफोलियो निवेश, सभी स्तरों पर निवेश में वृद्धि हुई है और उसमें सबसे अधिक योगदान फेमा का है। ये उद्योगों के लिए आधारभूत सुधार है। यदि ये सुधार नहीं होंगे तो उद्योगों में निवेश प्राप्त नहीं होगा। निवेश प्राप्त नहीं होगा तो नई नई तकनीकें नहीं खरीदी जाएंगी, नए नए सुधार नहीं हो पाएंगे। इसीलिए समय की मांग के आधार पर सरकार ने अनेक परिवर्तन किए और इन दो परिवर्तनों की स्थिति देखिए। उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन होता है और वस्तुओं का उत्पादन इसलिए किया जाता है कि भारत के बाजार में उन वस्तुओं की आपूर्ति की जाए जिससे कम से कम आयात होगा। लेकिन साथ में यह भी उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक इन वस्तुओं का निर्यात किया जा सके, जिससे भारत में आय भी प्राप्त हो। हमें अपनी आय बचाना है और दूसरों को यह सामान निर्यात करके उनसे आय अर्जित करना है। इसी उद्देश्य के लिए
1965 में भारत का पहला ईपीजेड बनाया गया। नाम से ही स्पष्ट है, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। कांडला गुजरात में हिंदुस्तान का पहला ईपीजेड स्थापित किया गया। इसका एक ही उद्देश्य था, उद्योगों में कच्चे माल से प्रसंस्करण किया जाए। प्रसंस्करण को हम यहां विनिर्मित कहें। उद्योगों में कच्चे माल से वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और इन वस्तुओं का दूसरी दुनिया के देशों में अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके। इसी के लिए ईपीजेड बनाया, लेकिन ईपीजेड अधिक प्रासंगिक नहीं हो पाया और इसके स्थान पर हिंदुस्तान के इतिहास में, या ऐसे कहें कि अर्थव्यवस्था के इतिहास में, एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। जिस प्रकार चीन दुनिया की अर्थव्यवस्था में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में भी ऐसी आवश्यकताएं थी और इन्हीं आवश्यकताओं के दौर में 2005 में एक कानून, एक एक्ट लाया गया। इसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून। यह कानून 2005 में आया था। 2006 में यह कानून लागू हुआ और इसके अंतर्गत बड़े बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए। इसका अर्थ समझ लिए, जिस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उसी प्रकार से कोई भी भारत की बड़ी कंपनी जो अधिक से अधिक प्रोडक्शन करती हैं, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, रिलायंस हो, विप्रो हो, किसी के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आईटी से भी रिलेटेड है, तो वस्तुओं से रिलेटेड है। 2006 में ये प्रारंभ हुआ। इसका पहला उद्देश्य था वस्तुओं का अधिक से अधिक निर्यात किया जाए, और जब वस्तुओं का अधिक से अधिक निर्यात होगा तो ये तो तय है कि आयात कम होगा, और आयात कम होगा, निर्यात अधिक होगा, तो व्यापार से हमें लाभ प्राप्त होगा, घाटा नहीं। और हमारा व्यापार घाटे में चल रहा है। जब ये टॉपिक व्यापार का पढ़ेंगे तब इसे अच्छे से समझाएंगे, लेकिन इससे पहले भुगतान संतुलन की स्थिति को समझ लें। एक ही लाइन में, विदेश से जो भी संपूर्ण किसी भी रूप में आयात होता है और विदेश को किसी भी रूप में जो निर्यात होता है, उन दोनों का अंतर भुगतान संतुलन है। लेकिन भारत का भुगतान संतुलन नहीं, असंतुलन में है। इसीलिए आवश्यकता है कि निर्यात अधिक किया जाए, आयात कम से कम किया जाए। इसीलिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र चीन देश की तर्ज पर, उसके आधार पर प्रारंभ हुए, और इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात करना है। और निर्यात तो तब होगा जब उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन होगा, और जब वस्तुओं का उत्पादन होगा तो यह भी तय है कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार भी प्राप्त होगा। इसी कदम को आगे बढ़ाए तो वर्तमान में आप हमेशा सुनते होंगे, बड़ी चर्चाओं में यह विषय रहता है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। हर जगह हमारे प्रधानमंत्री जहां जाते हैं, जब भी उद्योगों की बात होती है, तब मेक इन इंडिया कार्यक्रम चर्चाओं में रहता है। चाहे भले अभी कोरोना संकट का दौर है, चाहे 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है, सभी में ये कार्यक्रम अनिवार्य है, होना भी चाहिए। क्यों नहीं हो, इसकी प्रासंगिकता ही इतनी है। ये संपूर्ण कार्यक्रम है, इसमें सभी कार्यक्रम समाहित हैं। पहला उद्देश्य, पहले 2014 में यह कार्यक्रम लागू हुआ। पहला उद्देश्य अधिक से अधिक उत्पादन करना। उत्पादन कहाँ होगा? कंपनियों में। कंपनी दो प्रकार की हैं, यहां के लिए समझने के लिए, एक भारतीय कंपनी और एक विदेशी कंपनी। भारतीय कंपनी तो भारत में स्थापित है, लेकिन विदेशी कंपनी उत्पादन अपने देशों में करती है, मल्टीनेशनल कंपनी, और व्यापार भारत में करती है। तो सोचिए कि वस्तु के उत्पादन से पहले
उस देश में कच्चे माल से वो निर्मित वस्तु बनाई गई, उस पर कितना खर्च हुआ, कितनी तकनीक की आवश्यकता थी, कितने श्रम की आवश्यकता थी, ये सब उस देश में हुआ। हमारे देश में कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। हमारे देश में तो केवल उत्पाद है, प्रोडक्ट है, ब्रांड है, और उसे यहां बेच करके पैसा कमाया जा रहा है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत है, और उस दृष्टिकोण से समझना होगा, यदि विदेशी कंपनी भारत में आकर यहां प्रोडक्शन यूनिट, उत्पाद इकाई या उत्पादन इकाई स्थापित कर दे, तो सोचिए कितना लाभ होने वाला है। सबसे पहले भारत के कच्चे माल का उपयोग होगा, भारत के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त होगा, और इन्हीं वस्तुओं का दूसरे देशों से आयात करते थे, अब हम दूसरे देशों को इन्हीं वस्तुओं को अधिक से अधिक निर्यात कर सकेंगे। टैक्स, भारत सरकार को जब ये उद्योग स्थापित होंगे तो सरकार को टैक्स प्राप्त हो सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, कंज्यूमर, उपभोक्ता। उपभोक्ता को क्या चाहिए? उपभोक्ता की 3 डिमांड होती है। सबसे पहली, अच्छी गुणवत्ता हो, दूसरा उसकी अच्छी मात्रा हो, और तीसरा सबसे कम कीमत हो। और ये कार्यक्रम इन तीनों ही आवश्यकताओं की आपूर्ति करके भारत के उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान कर रहा है। इसीलिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम एक कार्यक्रम नहीं है, इसी से जोड़कर के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना जैसे अनेक कार्यक्रम हैं। ये औद्योगिक सुधार थे, लेकिन औद्योगिक सुधार कभी पूरे नहीं होते हैं। समय के साथ साथ औद्योगिक सुधार होते रहते हैं। आवश्यकता है कि हम कौन से सुधार को अपने लिए आवश्यक मानते हैं। जैसे 20 लाख करोड़ का पैकेज, ये भी लघु कुटीर उद्योगों को प्रदान किया गया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये जो टॉपिक है आवश्यक है, ये सभी पॉइंट ईयर पूछी जाती हैं, इनके उद्देश्य पूछे जाते हैं, और इसके बिना औद्योगिक सुधार भी पूरा नहीं होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।